आज की वीडियो में देखेंगे हम जीव विज्ञान बहुविकल्पी भाग दो चैप्टर इसमें कवर करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 1 है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ऑप्शन है पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, उपर्युक्त सभी। तो द्विखंडन विधि से कौन कौन जनन करते हैं? इसमें पैरामीशियम ये भी करता है, अमीबा ये भी करता है, यूग्लिना भी करता है। तो ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित का मतलब है कि एक समान है, वो उनसे रिलेट करता है। तो ऑप्शन है विखंडन अमीबा, खंडन बायोफिल्म, मुकुलन स्पाइरोगाइरा, कायिक प्रवर्धन हाइड्रा। तो देख रहे हैं कायिक प्रवर्धन हाइड्रा में नहीं होता, क्योंकि हाइड्रा में मुकुलन का प्रोसेस होता है और स्पाइरोगाइरा में कायिक प्रवर्धन का होता है। ब्रायोफिल्म खंडन नहीं करते हैं। तो अभी ऊपर हम लोग देखें कि द्विखंडन यानी अमीबा, विखंडन अमीबा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही सुमेलित होगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सुमेलित है? प्लेनेरिया कायिक प्रवर्धन, स्पाइरोगाइरा खंडन, गन्ना विखंडन, अमीबा पुनरुद्भवन। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा स्पाइरोगाइरा खंडन। अमीबा विखंडन होता है, इसमें खंडन होता है। प्रश्न नंबर 4 है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवन के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। जीवों में कायिक भाग से नए जीवन का निर्माण क्षमता क्या कहा जाता है? तो नया बन रहा है तो पुनर्जन्म, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा पुनरुद्भवन। पुनर्भवन को ही पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। फिर प्रश्न नंबर 5, पुनर्जन्म का उदाहरण है हाइड्रा, प्लेनेरिया, ब्रायोफिल्म, कबूतर। तो हाइड्रा मुकुलन से होता है, प्लेनेरिया जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किस में होता है? हाइड्रा में, जो अभी बताया। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम और है लिस्मानिया में। तो ईस्ट जो होता है वो भी मुकुलन का प्रोसेस करता है, एक हाइड्रा एक ईस्ट। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, देखिए यही सेम क्वेश्चन है हाइड्रा में। गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि कही जाती है? तो इसका ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन, उसके डंठल काट के गाड़ देते हैं तो गुलाब का पौधा बन जाता है। फिर पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्तियों पर जैसे कलियां विकसित होती है उसे बोलते हैं ब्रायोफिल्म अजूबा। अजूबा जो होता है वही ब्रायोफिल्म के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, एकल पौधे से उनके पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक कहलाती है। बीजाणु समासंग, उत्तक संवर्धन, द्विखंडन और लैंगिक जनन। तो एकल पौधे से, एकल पौधे यानी कि उसके उत्तक को लेकर करेगा तो इसका ऑप्शन जाएगा उत्तक संवर्धन। प्रश्न नंबर 11 है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प होता है पपीता। एक लिंगी पुष्पों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये है, ये पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों प्राप्त करते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये या तो पुंकेसर या तो स्त्री केसर प्राप्त होता है, ये बात सही है। ये पर परागण को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। एक लिंगी पुष्प जो केवल पुंकेसर को प्राप्त करते हैं, ये फल उत्पन्न नहीं करते हैं, ये भी बात सही है, बस इनमें पुष्प होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। इसमें से ये तो नहीं होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग को प्रतिनिधित्व करता है? पौधों में नर जननांग को, पुंकेसर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। फिर है पुंकेसर में होता है, पुंकेसर में क्या होता है? तो पुंकेसर में परागकोश, पुतंतु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर में परागकोश भी पाया जाता है, पुतंतु पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 15, परागकोश में होता है, परागकोश में होता है परागण। पुष्प का जनन भाग कहलाता है, तो पुष्प के जनन भाग को जायांग कहते हैं। निम्न में से कौन बीज में परिवर्तन होता है? तो बीज में परिवर्तन होता है कौन सा, ये बताना है बीजांड, वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीजांड, जो होगा बीज में परिवर्तित होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिनियों में, ये शुक्रवाहिनियाँ शुक्राणु को
पहुँचाने का काम करता है। अंडाशय में ये स्त्रियों में पाया जाता है, वृषण में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वृषण में। प्रश्न नंबर 19 निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र, अंडाशय, गर्भाशय, ये मादा जनन तंत्र होते हैं। शुक्रवाहिनियाँ मादा जनन तंत्र नहीं पाई जाती, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शुक्रवाहिनियाँ नहीं होते हैं, तो शुक्रवाहिनियाँ जो होता है वो नहीं होते हैं। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा में मिलता है। मादा जनन तंत्र को किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जा सकता है? कॉपर टी स्थापित करने के लिए मादा में वो गर्भाशय होता है, तो ये अंडाशय ऑप्शन नहीं होगा, अंडवाहिनी भी नहीं होगा, गर्भाशय, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जा सकता है? लूप स्थापित वो भी गर्भाशय में होता है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय। मेंडल प्रसिद्ध है, मेंडल किससे प्रसिद्ध है? अपने आनुवांशिकता के क्षेत्र के लिए। मेंडल जैसे बताते हैं कि आनुवांशिक कौन सा पौधा छोटा होगा, कौन सा पौधा बड़ा होगा, तो वो अपने आनुवांशिकता की विभिन्नताएं को ही आनुवांशिकता कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए। जैसे मेंडल ने अपना प्रयोग किया था कि जैसे कोई पेरेंट है, उनके जो बच्चे होंगे कौन लंबा होगा, कौन बौना होगा, तो इसका जो प्रयोग था वो मेंडल ने किया था, और ये वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए किया था। अगर क्वेश्चन पूछता है किस पर किया था, तो मटर के पौधों पर किया था और उसके बीजों पर किया था। फिर मेंडल ने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो मेंडल ने अपना प्राथमिक शिक्षा जो था वो गिरजाघर से प्राप्त किया था, उसी गिरजाघर में सारे प्रयोग उसने किया था। मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विद्यालय से किया था? तो इनका ऑप्शन है वियना विश्वविद्यालय। जब मेंडल के जीवन परिचय पढ़ेंगे तो इसमें ये सब लिखा है। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस पौधे पर किया था? तो मटर पर किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैगनी फूल, ये सभी, तो ये सभी को उन्होंने अपने ऑप्शन में देखा था। मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? लंबा तना व झुर्रीदार, नहीं ये प्रभावी नहीं है। लंबा तना व गोल बीज, लंबा तना व हरे बीज पत्र, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लंबा तना व गोल बीज। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप होगा। अगर टी होगा तो शुद्ध लंबा होगा, टी होगा तो शुद्ध बौना होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टी। फिर है प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोले के बीज को प्रकट करता है? शुद्ध गोले के बीज को प्रकट करता है तो वो आर होता है, डबल आर कैपिटल में होता है वो दोनों। फिर है प्रश्न 32 निम्न में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करता है? जीनोटाइप लंबा तना और झुर्रीदार बीज, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जैसे झुर्रीदार बोल रहा है तो आर हो जाएगा, लंबा तना बोल रहा है तो टी हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा TTRR। टी दोनों कैपिटल, स्मॉल दोनों आर स्मॉल होंगे। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये सबको पता है, डीएनए जो होता है वो पाया जाता है केंद्रक में। डीएनए का वह भाग, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइड एसिड। इसी तरह आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लियाइड एसिड, जो कि पूछता है कभी कभी। तो डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के सूचना होती है कहलाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण होता है जो जीन में होता है, तो इसका ऑप्शन है जी। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर लिंग की बात करें तो केवल 2 होता है।